बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से निकल जाते हैं। रवीश कुछ सोच फोन उठाते हैं और कॉल कर एक बीच पर शाम में कुछ स्पेशल अरेंज कराकर चित्रा से बोले, अगर आप फ्री हों तो आज शाम को हम साथ बाहर चल डिनर कर सकते हैं। रवीश की बात सुन चित्रा बोली, अगर सभी चल रहे हैं तो मुझे भला कोई समस्या क्यों होगी, आप समय बता दीजिए, मैं और बच्चे सभी तैयार मिलेंगे। जी बिल्कुल, आज शाम को ही 8 बजे सी बीच के पास डिनर अरेंज किया है। ठीक है, चित्रा ने कहा और गुनगुनाते हुए तानी और प्रीत का होमवर्क कराने लगती है। त्रिशा चित्रा के पास आती है और राधिका से बात करने के लिए चित्रा से फोन लेते हुए बोली, मम्मा गिव मी योर मोबाइल, आई वांट टू कॉल राधू मासी। त्रिशा की बात सुन प्रीत चित्रा से बोला, आंटी ये मासी क्या होता है, दीदी बड़ी माँ को मासी क्यों कह रही है। और चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा की दोस्त और बहन दोनों को ही मासी कहते हैं, आपकी बड़ी माँ मेरी दोस्त है तो त्रिशा उनको मासी कहती है। ओके आंटी, तो आप भी तो हो मेरी मम्मा की दोस्त, तो फिर तो मुझे भी आपको मासी कहना चाहिए। प्रीत ने कहा तो चित्रा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल, तुम दोनों मुझे मासी कह सकते हो। ओके मासी, प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा और आकर चित्रा के गले लग गया। पहली बार प्रीत को अपने पास देख चित्रा भी भावुक हो जाती है। वो प्रीत को गले लगा मुस्कुराने लगती है। इतने में शान कमरे से बाहर आकर ये दृश्य देखते हैं तो मन ही मन कहते हैं, चित्रा अच्छा लगा कि तुमने अपनी मेहनत से मासी कहलाने का ये अधिकार प्राप्त किया है। और वो वहां से वापस अंदर कमरे में चले जाते हैं और अर्पिता के पोस्टर से सारी बात कहते हैं। वहीं त्रिशा बिना फोन लिए ही वहां से निकल जाती है। इतने में सांझ हो जाती है और रवीश के कहने पर शान, चित्रा, त्रिशा, तानी, प्रीत सभी बीच के पास ही डिनर के लिए पहुंचते हैं। शान कुछ देर में वापस आने का कह वहां से बीच पर पहुंचते हैं और वहीं एक और बैठे हुए सागर में उठती पड़ती लहरों को सुनने लगते हैं। उनके कानों में अर्पिता के शब्द गूंजते हैं, क्या हुआ शान, आज खामोश हैं आप, हमें पुकारा भी नहीं। तो तुम आ गई, शान ने कहा तो अर्पिता बोली, हाँ मन बेचैन था तो यहीं चली आई। अपू एक बात बताओ, तुमने मुझसे कभी वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए क्यों नहीं कहा। और शान की बात सुन अर्पिता हंसते हुए बोली, तो आप आज इसीलिए इतने परेशान हैं शान, क्यों, किसने कहा कि आपने हमसे नहीं कहा, हर बार तो आप यही कहते हो। ये अलग बात है कि आपको एहसास नहीं होता। बताओ, हमारे मन की बात बिन कहे समझ जाते हो, कैसे बताओ, हमारे हर दर्द को अपना बना लेते हो, क्यों, यहाँ तक कि हमारी हर आहट को पहचानते हो, किस वजह से, वो वजह जो आप कभी कहते नहीं लेकिन आपके हर काम में वो वजह साफ नजर आती है। तो शान उदास होने की जरूरत नहीं है। ये सुन शान बोले, हाँ सही कहा, तुम मुझे कितना समझती हो अर्पिता, कैसा ये इश्क है। बताया तो था शान, ऐसा ही ये इश्क है। वैसे आप अकेले तो नहीं आए हैं, प्रीत, तानी, चित्रा, त्रिशा ये सब कहाँ हैं शान। वो सब वहाँ उधर उस ओर डिनर कर रहे हैं। शान ने इशारा कर बताया, जिसे देख अर्पिता बोली, और आप क्यों नहीं है वहाँ। मन नहीं है अर्पिता, मन अच्छा नहीं था तो यहाँ चला आया, और अच्छा ही किया, मुझे अब समझ में आया कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, काहे कि तुम जो यहाँ पर बेचैन खड़ी थी। और शान की बात सुन अर्पिता खामोश हो जाती है। उसे चुप देख शान बोले, क्या हुआ अर्पिता, चुप क्यों हो गई। चुप नहीं हुए हैं शान, बस यूं ही मन भर आया। देखो 1 वर्ष हो गया है हमें यूं ही मिलते हुए, इस 1 वर्ष में कितना कुछ बदल गया है। आज आपको लोग आपके नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ये सब तुम्हारे साथ की वजह से है अपू, तुम नहीं होती तो ये भी नहीं होता। इतने में शान वहीं बैठे हुए अर्पिता से बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें प्रीत की आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें पुकारते हुए उधर ही चला आ रहा है। ये देख अर्पिता बोली, शान आप चाहिए, रात का समय है और ये मुंबई का बीच, बच्चे का अकेले घूमना सही नहीं है, बाकी बातें फिर कभी करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, शान ने कहा और वो प्रीत को आवाज़ देते हुए उसके पास पहुंचते हैं, जहां वो प्रीत को साथ लेकर वहां से वापस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रवीश उन्हें देख इशारे करते हुए कहता है, अब तुम ही कुछ करो भाई। शान वहां आए और तानी, प्रीत और त्रिशा से बोले, चलो हम लोग वहां चलकर अपनी मनपसंद की आइसक्रीम लेकर आते हैं। ओके पापा, प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा तो शान, प्रीत, त्रिशा और तानी को अपने साथ ले जाते हैं। रवीश जी ने एक नज़र चित्रा की ओर देखा और मन ही मन निश्चय कर बोले, चित्रा जी बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। ये सोचकर रुक गया कि कहीं आप मुझे ही गलत ना समझ बैठें, लेकिन फिर सोचा चुप रहने से भी कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आज कुछ हिम्मत कर बोल रहा हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मेरी जीवन साथी बनना पसंद करेंगी। कहते हुए रवीश ने चित्रा की ओर देखा, जो आंखें तरेरते हुए गुस्से में उसे देख रही थी। उसकी बात सुन चित्रा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन शान की दोस्ती की वजह से खुद को कंट्रोल किए हुए थी। खुद को शांत करते हुए चित्रा बोली, देखिए मिस्टर रवीश, ना जाने क्यों मुझे लेकर आपके मन में ऐसी भावनाएं जगी हैं, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप प्रशांत जी के दोस्त हैं, इसलिए साफ साफ सदे शब्दों में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यार कोई कपड़े थोड़े ही है जो तुरंत बदल लिया। मेरी लाइफ में प्यार के लिए जगह तो है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान के लिए जो पहले से ही मेरे जीवन में है, जिसके बारे में मैं आपको बताना आवश्यक नहीं समझती। चित्रा ने कहा और वो चुप हो गई। चित्रा की बात सुन रवीश चित्रा से बोले, सही कहा, कोई कपड़ा नहीं है जो बदल लिया जाए। मुझे जो कहना था सो कह दिया, इसे स्वीकारने के लिए आप मजबूर नहीं हैं। बाकी मेरी भी भावनाएं सच्ची ही हैं, इन्हें मैं बोलकर समझा नहीं सकता। धन्यवाद, चित्रा ने कहा और वो चुप हो गई। और चित्रा की बात सुन रवीश को थोड़ा सा हर्ट हुआ, लेकिन ये सोचकर स्वयं को दिलासा दे दिया कि कुछ चीज़ों का फैसला किस्मत करती है, इंसान नहीं।
इतने में शान सबको लेकर वापस आते हैं तो दोनों के बीच की खामोशी को देख मन ही मन बोले, लगता है चित्रा ने मना कर दिया है, मुझे इस बार तो इससे बात करनी ही चाहिए। और वो दोनों के पास आते हैं तो चित्रा उन्हें देख खड़े होते हुए बोली, डिनर हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ ठीक है, शान ने कहा और रवीश की ओर देख मोबाइल निकालकर सब ठीक होगा लिखकर टेक्स्ट कर दिया। मैसेज देख रवीश हल्का सा मुस्कुरा देता है। शान सबके साथ रवीश की गाड़ी में घर आते हैं। प्रीत, तानी, त्रिशा, आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ, हम लोग कुछ देर बाद आते हैं। ओके पापा, प्रीत ने शान से कहा और तानी का हाथ पकड़ कमरे में चले जाते हैं। त्रिशा भी फोन लेकर वहां से निकल जाती है। शान चित्रा से बातचीत शुरू करते हुए बोले, क्या बात है चित्रा, तुम जब से आई हो तब से तुम्हारा मूड उखड़ा सा है, क्यों? बस यूं ही प्रशांत जी, आप छोड़िए इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, आप जाकर रेस्ट कीजिए, मैं भी चलती हूँ। और चित्रा की बात सुन शान बोले, आखिर कब तक यूं एक तरफा प्रेम के लिए जीती रहोगी? ये सुन चित्रा रुककर बोली, जब तक जीवन है तब तक। शान चित्रा के पास आए और बोले, चित्रा, जब प्रेम और खुशियां दोनों रवीश के रूप में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं तो क्यों दरवाजा बंद कर रही हो? खोल कर खुशियों का स्वागत क्यों नहीं करती हो? चित्रा धीमे से बोली, क्योंकि दस्तक देने वाले के हाथ प्रशांत के नहीं है। चित्रा, तुम फिर जिद कर रही हो। ऐसे तो मैं भी तुमसे ये कह सकता हूं कि मैं क्यों तुम्हारा हाथ थामूं, तुम मेरी अर्पिता थोड़े ही हो। ये क्या बात हुई भला? प्रशांत की बात सुन चित्रा बोली, आपके फैसले पर अब मैंने सवाल उठाना छोड़ दिया है, तो आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? नहीं कर सकते हैं आप। और सही कहा आपने, मैं अर्पिता नहीं हूं, मैं चित्रा हूं, मेरा अपना अस्तित्व है। हाँ सही कहा, गलती तो की मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा। तुम यहाँ बच्चों की वजह से हो चित्रा, मेरी वजह से नहीं। और मैं कौन सा बच्चों को तुमसे दूर लेकर जा रहा हूँ? इनके साथ तो तुम आगे बढ़कर भी रह सकती हो। मैं अब तुमसे एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं तो बस चाहता था कि तुम्हें वो जीवन साथी मिले जो तुम्हें समझे, तुम जैसी हो वैसे तुम्हें प्रेम करे। और रवीश, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं वर्षों से उसे जानता हूँ। खैर, ये बात खत्म हो गई। अब इस बारे में बड़ी माँ से ही बात करूंगा और उनसे ही सही निर्णय लेने के लिए कहूंगा। बाकी आगे क्या होगा तुम बहुत अच्छे से समझती हो। तुम दोस्त राधु भाभी की हो, मेरी कोई भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी और बड़ी माँ की भावनाओं का सम्मान कर मैंने तुम्हें अपने साथ आने दिया, नहीं आने देना चाहिए था। शान ने जानबूझकर चुभने वाली बात चित्रा से कही और वहां से कमरे में चले गए। कमरे में जाकर अर्पिता से बोले, जानता हूं मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था अर्पिता, लेकिन बात जब किसी की भलाई की हो तो थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। अब मुझे उम्मीद तो यही है कि चित्रा इस बात को समझे कि मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद करने की उसे आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ बच्चों के लिए है बस। वहीं शान की बात सुन चित्रा अवाक हो गई और वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। कितना हर्ट होता है ना जब कोई आपके लिए सब कुछ हो और आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। चित्रा भी अभी कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी। शान के मुंह से शब्द सुन वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। वहीं कुछ देर यूं बैठे रहने के बाद जब उसका मन शांत होता है तब वो इस बारे में सोचती है, सच ही तो कह रहे हैं प्रशांत जी, जिद वो कहाँ कर रहे हैं, जिद तो मैं खुद कर रही हूँ। जबरन उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, जबकि वो तो पहली बार से लेकर अब तक सिर्फ अर्पिता के बारे में ही सोचते हैं, उसे याद करते हैं। अब वो यहाँ नहीं है तो उसकी यादों को संभालते हैं, उससे प्यार करते हैं। उनके जीवन में चित्रा है कहाँ? कहीं भी नहीं। वो तो मैं यहाँ बच्चों के लिए ही तो आई हूँ ना। इन सब के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? मतलब अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मेरे जाते ही ये बच्चे फिर से बिन माँ के होंगे। नहीं प्रशांत जी, चित्रा ऐसे नहीं होने देगी। प्रेम करती हूँ इन बच्चों से, अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे खुद की खुशी भुलानी पड़े तो वो भी मंजूर है। सोचते हुए चित्रा एक निष्कर्ष पर पहुंच जाती है और वहां से सीधे रवीश के पास जाती है। चित्रा रवीश जी के पास जाने के लिए बढ़ती है, लेकिन समय अधिक देख पीछे ही लौट जाती है। वो कमरे में जाती है और त्रिशा के साथ समय व्यतीत करते हुए सो जाती है। अगले दिन रवीश जी नियत समय पर सबसे मिलने आते हैं। वो गुड मॉर्निंग कहे चित्रा और त्रिशा के साथ एक कप चाय लेते हैं। शान भी एक्सरसाइज कर तैयार हो प्रीत और तानी के साथ वहीं आकर बैठते हैं। प्रीत के लिए एनर्जी ड्रिंक और तानी के लिए मिल्क शेक दोनों लाकर चित्रा उन्हें देती है। वो प्रशांत जी की ओर चाय बढ़ाती है तो शान उसे मना करते हुए बोले, मैं चाय पहले ही ले चुका हूँ चित्रा। और वो मुस्कुराते हुए प्रीत के सर पर हाथ फेरते हैं तो प्रीत शान की ओर देख मुस्कुराते हुए आंखें मीच खोल देता है। बदमाश, शान हौले से कहते हैं, जिसे देख प्रीत वो एनर्जी ड्रिंक वहीं टेबल पर रख अपनी बाहें फैलाकर शान के सीने से लग जाता है। अच्छा, रेडी बोथ ऑल यू किड्स, लेट्स गो। कहते हुए त्रिशा, शान, प्रीत और तानी सभी वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही चित्रा रवीश जी से बात शुरू करते हुए बोली, रवीश जी, मैं कल से आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। रवीश जी बिल्कुल चित्रा, आप अपने मन की सारी बातें बेझिझक कह सकती हैं। मैं आपसे सबसे पहले कल के व्यवहार के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। साथ ही ये भी जानना चाहती हूँ कि कल आपने जो बात की क्या उनका कोई अर्थ भी है या यूं ही बस बोल दिया आपने? चित्रा की बात सुन रवीश बोले, जी जो भी मैंने कल कुछ कहा आपसे उन सबका अर्थ वही है जो आपने समझा। बाकी आपके फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं है। जी इसी संबंध में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपके सामने अपना पक्ष और अपने मन की बातें साफ साफ रखना चाहती हूँ, जिससे आप और मैं दोनों ही उचित निर्णय पर पहुंच सकें। चित्रा कुछ सोचते हुए बोली और चित्रा की बात सुन रवीश बोले, बिल्कुल मैं आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनूंगा। आप मुझसे बिना किसी झिझक के कह सकती हैं।
ये सुन चित्रा ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन आप पहले मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। मेरे जीवन में कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से माँ, भाई, मेरे इन लॉज, राधु, प्रेम जीजू, त्रिशा, प्रीत, तानी और प्रशांत जी हैं। जिनमें कुछ लोग मेरे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन अभी मेरे साथ प्रीत, तानी, त्रिशा और प्रशांत जी मौजूद हैं। अब मैं इन बच्चों की केयर टेकर के साथ मासी भी हूँ, तो आपसे विवाह के बाद भी मैं इन बच्चों से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। ये मेरी पहली प्रायोरिटी पर हमेशा रहेंगे। इतनी कि अगर मुझे इन बच्चों में और आप में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं इन बच्चों को चुनूंगी। अगर आप मेरी इस शर्त को स्वीकार कर पाते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। चित्रा की बात सुन रवीश बोले, बिना प्रेम के तुम मुझसे मजबूरी में शादी कर रही हो तो इस शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। बच्चों से मुझे कोई समस्या नहीं है, और उस पर प्रशांत के बच्चे, इसके लिए तो जान भी हाजिर है। प्रशांत ने बिना किसी स्वार्थ के सालों मेरा साथ दिया है, तो उसके लिए मैं कभी भी ना नहीं कहूँगा। लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा तुमसे कि शादी करना मैं ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, मजबूरी से नहीं। जब तक तुम दिल से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी तो रिश्ते का क्या अर्थ रह जाएगा। रवीश की बात सुन चित्रा एक क्षण खामोश हो गई। उसके मन में प्रशांत जी की बातें गूंज गई, जिन्हें याद कर वो बोली, आपसे विवाह करना मेरी मजबूरी नहीं है, बस किसी के प्रति मेरा एक तरफा प्रेम है, उनकी खुशी है। कभी कभी प्रेम की राहें ऐसे स्थान से गुजरती हैं जहाँ की बाधाओं से निकलने के लिए हमें खुद से सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। इस निर्णय को आप यही समझ लीजिए। और चित्रा की बात सुन रवीश कुछ सोचकर कहते हैं, तो तुम्हारा प्रेम प्रशांत है? चित्रा ने सवालिया नजरों से रवीश की ओर देखा, जिसे समझ रवीश बोले, एक तरफा बोला तुमने अभी, और उसकी खुशी भी, तो प्रशांत के अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा सच आपको पता चल गया। सब जानकर निर्णय आपका है। मेरे जो मन में है, जो विचार है, वो सब मैंने आपको बता दिए। मैं हर रिश्ता निभाऊंगी, लेकिन मेरी प्राथमिकता प्रशांत जी के छोटे बच्चे ही रहेंगे। उन्हें अभी एक माँ की जरूरत है। वो मुझे मासी मानने लगे हैं और मैं हर हाल में ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। इन बच्चों से मेरे मन का बहुत गहरा जुड़ाव हो गया है, शायद इसीलिए कि ये प्रशांत जी के बच्चे हैं। कहते हुए चित्रा शांत हो जाती है। उसने अपने आंसू पोंछे और रवीश के जवाब का इंतजार करने लगती है। चित्रा की बात सुन रवीश आगे बढ़कर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, चित्रा, आज मुझे खुद के फैसले पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि प्राउड फील हो रहा है। वो इसलिए नहीं कि तुम मुझसे शादी कर रही हो, बल्कि इसलिए कि तुम शादी के बाद भी अपने नहीं, अपने प्रेम के बच्चों के बारे में सोच रही हो, उन्हें अपनी प्रायोरिटी पर रख रही हो। प्रेम को बहुत गहराई से समझती हो तुम, और ऐसे इंसान से भला शादी के लिए कौन मना करेगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हमारे विवाह के बाद भी अगर तुम मुझसे भी ज्यादा प्राथमिकता इन बच्चों को दोगी तो मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा, और ये बात मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिखकर भी दे सकता हूँ। रवीश की बात सुन चित्रा बोली, ठीक है, फिर मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। अब मैं निकलती हूँ, बाकी आप और प्रशांत जी मिलकर सब डिसाइड कर लीजिए आगे क्या कैसे करना है। बाय। चित्रा ये कहकर वापस आ जाती है और आकर त्रिशा के पास बैठ उससे बातें करने लगती है। वहीं रवीश प्रशांत को कॉल लगाते हैं, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए सागर किनारे आ जाते हैं। प्रशांत के फोन उठाने पर चित्रा के फैसले के बारे में बताते हुए रवीश जी बोले, भाई फाइनली चित्रा ने हाँ कर दी, वो शादी के लिए मान गई। उसने बोला अब आगे मैं और तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लें कि आगे क्या और कैसे करना है। रवीश की बात सुन प्रशांत जी बोले, फिर तो भाई पार्टी तो बनती है। पार्टी भी मिलेगी, लेकिन शादी के बाद। अब आगे तुम सब प्लान करने में मदद करो ना। ये सुन शान उत्साहित होते हुए बोले, बिल्कुल, बस एक बार मैं बड़ी माँ को इस बारे में बता दूं, जिससे कि वो चित्रा के इन लॉज से इस बारे में बात कर सके, फिर जो भी करना है वही बताएंगी। हाँ ठीक है, बात चित्रा जैसी महिला की हो तो मैं लंबी प्रतीक्षा कर सकता हूँ, ये सबसे अलग है। रवीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी बात सुन शान बस हाँ कहकर चुप हो गए। ओके बाय, फिर मिलकर बात करते हैं, तब तक तुम अपनी बड़ी माँ से इस बारे में बात कर लो, ठीक है। कहते हुए रवीश जी ने फोन रख दिया तो शान फोन रख अर्पिता की ओर देख बोले, जैसी मुझे उम्मीद थी अर्पिता, वही किया चित्रा ने। अब उसे भी जीवन में ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, जिसकी वो वास्तव में हकदार है। कहते हुए शान मुस्कुराए, जिसे देख अर्पिता बोली, शान खुश है तो शान की अर्पिता भी खुश। अच्छा ये बात है अर्पिता, शान ने सागर की लहरों की ओर देखकर कहा। हाँ यही बात है शान, सब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम, आप और हमारे लिए ये वक्त यहीं रुक गया है शान। अच्छा शान एक बात बताइए, आप आज तक हमारे घर नहीं गए, क्यों? जानते हैं आप, नए बने हुए घर को अगर यूं ही खाली छोड़ दिया जाए तो वो बुरी शक्तियों का डेरा बन जाता है। कितना समय हो गया है, लेकिन आप अभी एक बार भी घर नहीं गए। हमें घर नहीं दिखाएंगे आप, बताइए। और अर्पिता की बात सुन शान बोले, सपने हमारे थे अर्पिता, अब तुम वहाँ मेरे साथ नहीं जा सकती तो फिर मैं उन सपनों का करूँगा क्या? हमारे घर को सजाने का, संवारने का काम तो तुम्हारा था, जिसे नियति ने पूरा ही नहीं होने दिया, तो अब उसका मैं क्या करूँगा? मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मेरे वहाँ जाने से तुम्हें और मुझे दोनों को बहुत तकलीफ होगी, और तुम जानती हो ना मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, समझ गई? हाँ समझ गई शान, अर्पिता बोली और वहीं टहलते हुए सागर की लहरों को देखने लगी। अच्छा अप्पू, अब मुझे जाना होगा, मेरे शो का टाइम हो रहा है। अर्पिता हम फिर मिलेंगे, ठीक है? शान ने खड़े होते हुए कहा। और शान की बात सुन अर्पिता रुकते हुए बोली, ठीक है, आप ध्यान रखना शान। हाँ
शान ने कहा और अर्पिता से बाय कह वहां से चले जाते हैं। शो अटेंड कर शान घर पहुंचते हैं और बड़ी माँ को चित्रा के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसे सुन शोभा जी खुश होते हुए बोली, ये बहुत सही निर्णय लिया है चित्रा ने, खुशी हुई है सुनकर। राधिका से बात की चित्रा ने? शोभा जी ने पूछा तो शान बोले, ये मुझे पता नहीं बड़ी माँ कि चित्रा ने बात की है या नहीं। ठीक है, मैं देखती हूँ। हमसे ज्यादा खुश तो प्रेम और राधिका ही होंगे। उसके लिए वो दोनों कब से चाहते थे कि चित्रा शादी कर आगे बढ़े, लेकिन उससे कह नहीं सकते थे। अब जब चित्रा खुद से ही यही चाहती है फिर तो खुशी की बात है। मैं राधिका से बात करती हूँ प्रशांत, ठीक है? शोभा जी ने कहा और फोन रख दिया। हाँ ठीक है बड़ी माँ, शान खुद से बोले। अभी है वैसा ही उम्र भर बना रहे। शान बोले, प्रीत हटिए आप, आज मैं मेरी परी से बात करूंगा। मैंने उन्हें काम दिया था ना करने को, फिर क्यों नहीं किया? ये खेलने के लिए भी इन्होंने ही बोला होगा ना आपको, है ना? ये सुन प्रीत बोले, नहीं पापा, तानी ने मुझे नहीं, मैंने तानी को बोला। कहते हुए प्रीत पीछे हाथ कर तानी का हाथ थाम लेते हैं। ये देख तानी वहीं खड़ी खड़ी हंसने लगती है। ये देख शान प्रीत से बोले, तो आप अपनी बहन को बचा रहे हैं नहीं? हाँ पापा, अभी तो छोटी सी है, नन्ही सी है, इसलिए। मैं भी बहुत शरारत करता था, लेकिन तब भी मम्मा मुझे कभी नहीं डांटती थी, बस यूं ही अपने पास बिठाकर धीरे धीरे समझा देती थी, जैसे अभी आप तानी को समझाओगे ना वैसे ही। प्रीत ने धीरे धीरे शान से कहा, जिसे सुन शान की हंसी छूट जाती है और वो उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, बदमाश, पापा से होशियारी, बातों से ही अपना काम बखूबी बनवा लेते हो। कहते हुए शान ने 3 वर्ष की तानी को अपने पास बुलाया और उससे बोले, आप बिल्कुल खेलिए, पापा ने खेलने से मना नहीं किया है, लेकिन पापा जो काम बोलते हैं वो भी तो करना है ना। बताइए, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ पापा, चौली। तानी ने कान पकड़कर कहा तो शान उसे अपने पास बुलाकर गले लगा लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, तुम्हारी हर हरकत मुझे अर्पिता की याद दिला जाती है तानी। अच्छा सुनो, आप दोनों ध्यान से सुनो, पापा कल देर से घर वापस आएंगे, तो प्रीत आप तानी का ध्यान रखना और मस्ती बिल्कुल नहीं करना और मासी को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? शान ने प्रीत और तानी से कहा। ओके पापा, लव यू। प्रीत और तानी ने एक साथ कहा, जिसे सुन शान बोले, लव यू टू बच्चा। चलो चलो, अब मासी के साथ भी थोड़ी मस्ती हो जाए, आओ मासी के पास। चित्रा ने कहा तो दोनों उसके पास चले आते हैं और मुस्कुराते हुए खेलने लगते हैं। इतने में शान उठते हैं और कल की सारी मीटिंग्स और शोज अगले दिन के लिए मैनेज करने के लिए बोल ऊटी के लिए अपनी टिकट बुक करा लेते हैं और बोल उठाकर वहां से वापस रसोई में हलवा बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो प्रीत को आवाज देते हैं तो प्रीत वहीं आकर खड़ा हो जाता है। शान बोल में निकालकर प्रीत को सर्व करते हैं तो प्रीत शान की ओर चम्मच बढ़ाते हुए कहता है, आप सबसे 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 अच्छे पापा हो, लव यू पापा। प्रीत की बात सुन शान मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन बोले, लो अर्पिता, तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दिया मैंने। चले जाते हैं। वहां उसी जगह जाकर वो खड़े हो जाते हैं जहां वो अर्पिता से मिला करते हैं। वहां खड़े हो चारों ओर देखते हैं तो अर्पिता को ना देख वो उसे धीमे स्वर से पुकारते हैं, अर्पिता कहाँ हो, आज मिलना नहीं है क्या? कहकर वो चुप हो आगे सी को देखने लगते हैं। अर्पिता शान के पीछे खड़ी हो धीरे से कहती है, मिलना है शान, लेकिन उससे पहले थोड़ी मस्ती, थोड़ा शरारत तो कर लें, जो हमारा हक है, तो पकड़िए हमें, चलिए। कहते हुए शान और अर्पिता बीच के उस एकांत भाग में दौड़ भाग करने लगते हैं। शान पकड़िए पकड़िए, अर्पिता दौड़ते हुए कहती है। सांझ में पसरे सन्नाटे को उनकी हंसी तोड़ रही है। अर्पिता पकड़ ही तो नहीं सकता तुम्हें, अगर पकड़ लिया तो तुम फिर कभी नहीं आओगी। हम कुछ और करते हैं, चलो इस समुद्र की रेत पर अपना नाम लिखते हैं, देखते हैं लहरें इसे बिगाड़ पाती हैं या नहीं। अब जब बचपना करने का सोचा है तो पूरी तरह से करते हैं ना, चलो प्लीज। शान ने रुकते हुए कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, हाँ ठीक है शान, चलिए। कहते हुए शान अर्पिता उचित दूरी के साथ कदमों को साथ बढ़ाते हैं और लहरों के पास पहुंच वहां रेत पर विभिन्न आकृतियां बनाते हुए खुशियों के पलों को एंजॉय करते हैं। शान नाम लिखते हुए बोले, कल मैं तुमसे यहाँ नहीं मिल पाऊंगा अर्पिता, क्योंकि कल मैं ऊटी जा रहा हूँ। मिस्टर अभिनव का पता चल चुका है, वो वहाँ ऊटी में है। जिस दिन का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था वो दिन कल आएगा। मैं मिस्टर अभिनव से सारे सवालों के जवाब लूंगा, पूछूंगा उनसे कि शान को उसकी अर्पिता से दूर कर उन्हें मिल क्या गया, ऐसी कौन सी उनकी तमन्ना पूरी हो गई जो हमें यूं पल पल तरसने के लिए मजबूर कर दिया। और शान की बात सुन अर्पिता के हाथ थम गए। वो शान की ओर देख बोली, शान जानना तो हमें भी है, हमें हमारे अपनों से जुदा कर उन्हें मिला क्या, क्यों वो हमारे बच्चे के लिए इतने वर्षों तक रुके रहे थे। और आप ये मत सोचिए कि हम केवल यहीं मिल सकते हैं, नहीं शान, घर की 4 दीवारी को छोड़ हम कहीं भी मिल सकते हैं, ऊटी में भी। जब आप हमें बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे, समझे बुद्धू? अर्पिता ने इतने प्यार से कहा, जिसे सुन शान बोले, बुद्धू? अर्पिता, वेरी बैड, नॉट फेयर, मुझे नहीं पसंद आया। बताओ तुम्हारा शान बुद्धू है, बोलो बोलो। अर्पिता शान की आंखों में झांकते हुए बोले, नहीं, हमारे शान तो बहुत बहुत प्यारे हैं, वो एक बेहतर इंसान है, सबसे अच्छे प्रेमी हैं, सबसे अच्छे बेटे हैं, अब उससे भी अच्छे फादर हैं। तो आप बुद्धू नहीं हैं, ये तो हमने यूं ही बड़े प्यार से बोला, समझे आप? अच्छा जी, प्यार से, हाँ? शान ने दोहराया तो अर्पिता एक क्षण रुक अटकते हुए बोली, हाँ शान। तभी पानी की लहरें उसके पास आती हैं, जिसका जल वो हाथों में लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वास्तविकता का आभास होने पर हाथ रोक वहीं रुक जाती है। मजबूरी का एहसास होने पर उसकी आंखें छलक आती हैं।
शान ये देखते हैं तो अर्पिता की तकलीफ से भावुक वो भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते। इस बात का एहसास उन्हें भी है। शान अर्पिता से बोले, नहीं अर्पिता, परेशान नहीं हो, कल हमें हमारे इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम प्लीज परेशान मत हो। मैंने कहा तो, अभी ये क्यों हुआ इसका जवाब हमें मिलेगा। प्लीज तुम उदास मत हो अप्पू, प्लीज। शान की बात सुन अर्पिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हम नहीं हैं उदास शान, हम पक्का उदास नहीं हैं। कहते हुए उसका गला भर आता है। ये देख शान उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ गुनगुनाते हैं। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है वो साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। शान के अल्फाजों को सुन अर्पिता एक टक उसकी ओर देखती है, जो वहीं लहरों को देखते हुए ही गुनगुना रहे हैं। पलकों में तेरे रूप का सपना सजा लिया, पहली नजर में ही तुझे अपना बना लिया, है यही आरज़ू, हर घड़ी बैठी रहो मेरे सामने, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। शान अपनी पगली के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसकी ओर साथ देने का इशारा करते हैं, जिसे जानकर अर्पिता अपनी पलकें झपकाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे गाती है। ऐसा लगा मेरे सनम हम जो यहाँ मिले, सेहरा में जैसे शबनमी चाहत के गुल खिले, ये ज़मीं आसमान कह रहे हम तुम कभी ना होंगे जुदा, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। गाते हुए अर्पिता शान की ओर देखती है, जो अपनी आंखों के कोर पहुंचते हुए मुस्कुराते हुए अर्पिता की ओर देख रहे हैं। शान सुनो। अर्पिता शान की ओर देख बोली तो शान मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख बोले, नहीं सुधरोगी अप्पू तुम। अर्पिता खड़ी हो दौड़ते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, जो सुधर जाए वो तुम्हारी पगली कहाँ शान। अब मिलते हैं कल, अंधेरा होने को है, अब आप घर जाइए। हाँ ठीक है अप्पू, शान ने कहा और वहाँ पीछे आ रही स्लीपर पहनकर वो घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन घर जाने से पहले वो प्रीत की स्पोर्ट्स अकेडमी में जाते हैं। वहाँ से प्रीत को लेकर ड्राइवर के साथ वापस घर चले आते हैं। अगले दिन शान सुबह ही सुबह ऊटी के लिए निकलते हैं और कुछ घंटों बाद मिस्टर अभिनव के सामने जाकर खड़े होते हैं। हेलो मिस्टर अभिनव, पहचाना तुमने मुझे? इन 1.5 सालों में भूल तो नहीं गए हो तुम मुझे? शान ने पूछा तो अभिनव बोले, हाँ मिस्टर मिश्रा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बड़ी हैरानी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अभिनव ने कहा तो शान बोले, हैरान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो आना ही था हिसाब किताब बराबर करने, अभी हिसाब बाकी है ना। शान की बात सुन अभिनव बोले, कौन सा हिसाब रह गया है बाकी मिस्टर मिश्रा? जीवन के बदले जीवन, नियति ने ये सब हिसाब तो पहले ही कर दिया है। जिसने मुझसे मेरी टिया को दूर किया उसे नियति ने खुद से ही सजा दी। टिया याद तो है ना मिस्टर मिश्रा, या भूल गए हो? टिया कुमार, मेरी बेटी और देश का उभरता हुआ सितारा, जो तुम्हारे लिए पागल थी मिस्टर अजय। मेरे लिए सब कुछ तो मेरी बेटी ही थी, मेरी फैमिली, मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरे अपने, सब वही तो थी। और तुम्हारी पत्नी ने उसे मुझसे दूर कर दिया। और नियति का न्याय देखो, मैं तो तुम दोनों से तुम्हारे बच्चे को दूर करना चाहता था, लेकिन दूर हुआ कौन? तुम्हारी पत्नी। मिस्टर अभिनव ने बड़ी ही कुटिलता से खुश होते हुए कहा। उसके शब्दों से शान और वहां मौजूद अर्पिता दोनों की ही आंखें छलक गई, लेकिन प्रकृति वो इन शब्दों से नाराज से प्रतीत होने लगी। ऊटी का खूबसूरत मौसम, शांत वातावरण बदलने लगा। मिस्टर अभिनव को दूसरी ओर मुंह फेर बात करते देख शान ने अपना फोन निकाला और अपने सोशल अकाउंट्स पर लाइव वीडियो टेलीकास्ट शुरू करते हुए बोले, तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं मिस्टर अभिनव। टिया को छीन लिया, किसने छीन लिया टिया को? वो कोई खिलौना थोड़ी ही है जो उसे कोई भी छीन सकता है। आप पूरी बात बताइए, क्यों किया आपने ये? मेरे बच्चे का अपहरण, मेरी पत्नी की हत्या क्यों कराई आपने? बोलिए, जवाब दीजिए। और शान की बात सुन अभिनव हंसते हुए बोले, जवाब खुद ढूंढ लो। वैसे मैं तो तुम्हें दर्द में देखना चाहता था किसी अपने के जाने के दर्द को तुम भी महसूस करो, एहसास करो उन लम्हों को जब हमारे दिल के बहुत करीबी इंसान हमसे सदा के लिए दूर चला जाता है तो कैसा लगता है। मेरी बेटी टिया के सुसाइड के बाद मैं कितना तड़पा हूँ। मेरी तड़प को, मेरे दर्द को मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर करने का प्लान किया, और सिर्फ दूर ही करने का प्लान किया था, उसे मारने का नहीं। इसीलिए मैंने इस काम के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और तुम्हारे बच्चे को यहाँ लाने के लिए कहा। लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों इतने तेज तर्रार और सतर्क थे कि इस काम को होने में 2 वर्ष लग गए। इतनी सुरक्षा अपने बच्चे की, उसे कभी अकेले घर से निकलने तक नहीं दिया। इतने व्यस्त होने के बाद भी तुम स्वयं उसे लेने और छोड़ने जाते थे। बाजार में भी उसका हाथ हमेशा पकड़े रहते थे। क्या कहूँ मैं तुम्हारे बच्चे के लिए चौकसी देख मेरा तो मन किया था तुम्हें सलाम करने का, लेकिन कहते हैं ना, इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो देकर जाता ही है, मीठा फल या फिर कुछ अनुभव। मुझे मीठा फल देकर गया तुम्हारे बच्चे के कुछ घंटों की दूरी के रूप में, और मेरा काम हो गया। मेरे कहने पर प्रीत को यहाँ लाया गया, लेकिन इसमें भी तुम लोगों की सतर्कता दिखी। बिन कुछ सबूत छोड़े भी तुम उस तक कुछ ही घंटों में पहुंच गए। कहाँ तो लोगों को दिन, महीने, साल लग जाते हैं अपनों को खोजने में, और तुम दोनों ने बस कुछ ही घंटे लिए और अपने बच्चे तक पहुंच गए। मैं हैरान रह गया था तुम दोनों को वहां देख। मन किया था कि तुम सबको वहीं शूट कर दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं कुछ कर पाता कि तब तक पुलिस आ गई और मुझे अरेस्ट कर ली गई। अभिनव की बात